हेलो, स्वागत है आप सबों का लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज इस चैनल पे आइए पुनः हम लोग बायोलॉजी के इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 281 से लेकर क्वेश्चन नंबर 320 तक यानी कि कुल 40 प्रश्नों पर डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। सारे क्वेश्चंस आप सबों को फिर से कहूँगी कि सारे क्वेश्चंस स्टैंडर्ड लेवल के हैं और खास करके ये यूपीएससी और बीपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीएससी के लिए तैयार किए गए हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और लास्टली आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, चूहों को फसल नष्ट करने से रोकने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला कृंतकनाशी यानी कि रोडेंटिसाइड है, अर्थात कौन सा है? इसमें से 4 ऑप्शंस में से बताना है। तो इसमें चूहों को फसल नष्ट जो करते हैं उनसे बचाने के लिए या फिर उनसे रोकने के लिए जो चूहा का जो दिया जाता है, कृंतकनाशी कहते हैं उसको, तो उसका वो रसायन एक्चुअली है जिंक फॉस्फाइड। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसका आंसर होगा जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड का यूज किया जाता है चूहों को मारने के लिए। नेक्स्ट है, मृत केंद्र यानी कि डेड हार्ट किस में उत्पन्न होते हैं? डेड हार्ट उत्पन्न होते हैं ईख में, ईख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 283 है, बारहसिंघा निम्न स्थान पर पाया जाता है, अर्थात किस स्थान पर पाया जाता है? बारहसिंघा जो है तराई और असम तक के गंगा के मैदानों की दलदल भूमि में पाए जाते हैं। ठीक है, और यही जलवायु उनके लिए अनुकूल होती है, इसलिए वे लोग तराई और असम तक जो भी गंगा के मैदान फैले हुए हैं वहीं की दलदली भूमि में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 284 है, वे गुण जो हाथियों को विलोपन के प्रति अति संवेदनशील बनाते हैं निम्नलिखित है। वे कौन कौन से गुण है वो देखना है। तो इनमें से ऑप्शंस है, अधिक क्षेत्रीय जरूरतें, तो यह भी हो जाएगा अधिक क्षेत्रीय जरूरतें, लंबी गर्भावधि और कम बच्चों का होना, और यही सब हाथियों में विलोपन का कारण बन चुका है। तो आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्तनी रेगिस्तान में शुष्क बीजों और वनस्पति का आहार करके जीवित रह सकता है, यहाँ तक कि उसे पानी पीने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा कौन सा जीव है या फिर मैमल है? तो ऐसा मैमल है कंगारू चूहा। आंसर हो जाएगा सी, कंगारू चूहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुलाटो निम्नलिखित की संतति है, किसकी संतति है मुलाटो? मुलाटो जो है वह शुद्ध निग्रोइडो और शुद्ध कॉकेसियोडो की संतति है, अर्थात उन्हीं दोनों के संकरण से यह नस्ल विकसित हुई है मुलाटो। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्तमान मानव इस पृथ्वी पर निम्नलिखित समय में आया। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मानव जो आज का मानव है किस समय धरती पर आया था, यानी कि किस समय से मानव का अस्तित्व धरती पर है। तो आंसर हो जाएगा 3 लाख वर्ष पहले। मानव धरती पर कब आया था? 3 लाख वर्ष पहले आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 288, प्रश्न 288 से 293 तक सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और संकेतों द्वारा उत्तर का चयन कीजिए। अच्छा, मैचिंग टेस्ट वाले क्वेश्चन हैं। तो 288 में कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तंत्र, तंत्र को इसमें मिलाएंगे। तंत्र एक्चुअली होता है जो है, यह होता है समान उत्कीय संरचना वाले ऊतक को तंत्र कहा जाता है। तो इसको 4 से मिला देंगे। वर्गीकरणी, वर्गीकरणी को मिलाया जाएगा, संपूर्ण जीव को प्रभावित करने वाला होता है यह। ठीक है, और वर्गीकरण विज्ञान जो होता है यह वर्गीकरण या फिर नाम पद्धति से संबंधित होता है, नोमेनक्लेचर, जैसा कि एनिमेलिया वगैरह जो वर्गों में डिवाइड करते हैं, तो वही वर्गीकरण है। ठीक है, यह वर्गीकरण विज्ञान है, वर्गीकरण यानी कि नाम पद्धति से संबंधित। और दैहिक, दैहिक हो जाएगा यानी कि सिस्टमैटिक या पूरे शरीर के लिए, यानी कि पूरे शरीर से संबंधित किसी भी बात, किसी भी चीज को दैहिक कहा जा सकता है, सिस्टमैटिक कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3, यानी कि 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 किस में है? 4 2 1 3 है डी में।
आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 289। 289 में कह रहा है थायराइड से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है। थायराइड से कौन सा जो हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन, कौन सा थायरॉक्सिन है? आंसर हो जाएगा फिनॉल। ठीक है, फिनॉल। नेक्स्ट है पॉलीपेप्टाइड एवं लघु पेप्टाइड को कौन सा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एमिनो अम्ल में विखंडित करता है? तो यह कौन सा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एमिनो अम्ल में विखंडित करता है पॉलीपेप्टाइड और लघु पेप्टाइड को? तो आंसर हो जाएगा इसमें इरिप्सिन। क्या हो जाएगा? इरिप्सिन। नेक्स्ट है ये भी मैचिंग वाला है। राष्ट्रीय उद्यान है एक तरफ और दूसरे तरफ किस चीज के लिए वह प्रसिद्ध है राष्ट्रीय उद्यान, तो इसको मैच करना है। तो इसमें बन्नार घाट को मिलाया जाएगा। यह बाघों के लिए यह राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क जो है बन्नार घाट का नेशनल पार्क, यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और वेलवादार जो है यह ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है, ब्लैक बक। ठीक है, और गिर जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा एक सिंगी गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, असम का काजीरंगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, यानी कि 2 4 1 3। तो ऑप्शंस हैं 2 4 1 3 हमारा ए में ही है, तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फसलें हैं कुछ और दूसरी तरफ फसल नाशी पीड़क हैं, तो इन दोनों को मिलाना है। तो जैसे कि ईख दिया हुआ है, ईख को मिलाएंगे हम लोग। ईख की फसल में कौन सा फसल नाशी यानी कि पीड़क लगता है? तो ईख की फसल में डंठल वेधक यानी तराई वेधक लग जाता है, तो इसको 4 से मिलाना होगा, डंठल वेधक। ठीक है, और कपास में पिंक बेल वर्म यह पीड़क लगता है कपास की फसल में। और गेहूं में खपड़ा भृंग नाम का पीड़क लगता है। और धान में जो है यह धान में हरा टिड्डा धान की फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 5, सी का 1 और डी का 2, यानी कि 4 5 1 2, 4 5 1 2 है ऑप्शन नंबर डी में, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 293। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मानव में ग्लोमेरुलर हाइड्रोलिक दाब 100 mmHg होता है और कोलोडियल ऑस्मोटिक दाब एवं इंट्राकैप्सुलर दाब हाइड्रोलिक दाब का विरोध करते हैं तथा ये ग्लोमेरुलस के छनन कार्य को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये दोनों गलत है। और यहाँ पे थर्ड वाला देखते हैं, प्रभावी निस्यंदन दाब 30 mmHg होता है, यह सही है। और चौथा है ग्लोमेरुलर निस्यंदन 60 mmHg या उससे कम दाब पर धीमा हो जाता है तथा शरीर पर तेज झटका लगने या गंभीर दुर्घटना से मूत्र का निर्माण रुक जाता है, यह भी सही है, यानी कि 3 और 4 सही है। तो ऑप्शन में 3 और 4 डी में है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट कहाँ होता है? तो ताप को नियंत्रित करने वाला जो थर्मोस्टेट होता है वह होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 295। यकृत विगलन यानी कि लीवर रॉट निम्न से होता है। लीवर रॉट की बीमारी किससे होती है? तो इसमें आंसर है लिवरवर्ट से, यकृत फ्लूक यानी कि पर्णाभ कृमि से, या फिर वर्षों से शराब के अत्यधिक सेवन से, या फिर फेसियोला हिपैटिका के कारण। तो इसमें आंसर हो जाएगा यकृत फ्लूक यानी कि पर्णाभ कृमि से होता है यकृत विगलन। ठीक है, और फेसियोला हिपैटिका के कारण हो जाता है। तो आंसर है 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये लीवर की बीमारी है यकृत विगलन। ठीक है, नेक्स्ट है, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन के क्षय का संभावित कारण है। ओजोन के क्षय का संभावित कारण है। समताप मंडल में क्या क्या कारण है इसके देखते हैं। इसमें
एक तो पहला है पराध्वनिक यानी कि सुपरसोनिक हवाई जहाजों से विभिन्न दहन पदार्थों का निकलना, एक तो यह कारण हो जाता है ओजोन के क्षय का। और दूसरा देखते हैं नाइट्रोजनी रासायनिक उर्वरकों से नाइट्रस ऑक्साइडों का निकलना, यह भी एक कारण है। और तीसरा है क्लोरीन अणु जो क्षोभ मंडल के ओजोन से अभिक्रिया कर उसे नष्ट कर देता है। और चौथा है एरोसेल स्प्रे डिब्बों और रेफ्रिजरेंट तंत्रों में उपयोग किया जाने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। यानी कि 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 है, 1, 2, 4 सी में है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 297 कह रहा है आजकल प्रयोग में आने वाले जीवित टीकों में निम्नलिखित शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं? बीसीजी जो ट्यूबरकल बैसिलस का क्षीणीकृत गोजातीय प्रभेद है, यह तो सही है। ये बीसीजी जो है वह ट्यूबरकल बैसिलस का एटेन्यूएटेड गोजातीय है, प्रभेद है। और नेक्स्ट इसका कौन सा स्टेटमेंट है? तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है मुख द्वारा पिलाया जाने वाला पोलियो विषाणु टीका, ठीक है, यह भी सही है, पोलियो विषाणु टीका। और टैब टीका ये सब नहीं है। एक बार और क्वेश्चन आपको ध्यान करा दूं, कौन सा क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन था आजकल प्रयोग में आने वाले जीवित टीकों में निम्नलिखित शामिल है बीसीजी जो ट्यूबरकल बैसिलस का एटेन्यूएटेड स्ट्रेन है यानी गोजातीय स्ट्रेन है, तो यह एक सही है। और दूसरा जो था हमारा दूसरा ऑप्शन दूसरा स्टेटमेंट यह था मुख द्वारा पिलाया जाने वाला पोलियो विषाणु टीका, पोलियो वायरस का जो टीका दिया जाता है, ये दोनों ही हैं। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 1 और 2, तो राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 298 मानव में उपापचयी परत है, मानव में उपापचयी परत यकृत होती है, आंसर हो जाएगा लिवर यानी कि यकृत। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी संरचना मानव के पेसमेकर के समान है? मानव के पेसमेकर के समान मानव के शरीर के अंदर है SA नोड, ठीक है, आंसर हो जाएगा SA नोड। नेक्स्ट है 300 निम्न में से कौन सी रक्तवाहिनी सीधे पोस्टीरियर वेना केवा से गुजरने से पहले एवं यकृत को रक्त पहुंचाने से पहले आमाशय एवं छोटी आंत्र से रक्त एकत्रित करती है? यह हो जाएगी हेपेटिक पोर्टल शिरा, हेपेटिक पोर्टल शिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 301 मानव शरीर में संतुलन कौन स्थापित करता है? अब कहोगे हाइपोथैलेमस, आमतौर पे हाइपोथैलेमस लोग मार देते हैं आंसर, लेकिन यह नहीं होगा। आंसर हो जाएगा इसका आंतरिक कर्ण की अर्धचंद्राकार नलिकाओं में भरा द्रव, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 302 RH एंटीजन एवं रक्त समूह एंटीजन पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? RH एंटीजन और ब्लड ग्रुप के एंटीजन यह पाए जाते हैं एरिथ्रियोसाइट की प्लाज्मा झिल्ली में, एरिथ्रियोसाइट की प्लाज्मा झिल्ली में। नेक्स्ट है रक्त प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाओं का अनुपात किससे व्यक्त किया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं का या कोशिकाओं का अनुपात व्यक्त करने के लिए आमतौर पर हेमाटोक्रिट द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है समुद्री वातावरण में रक्त से यूरिया के निष्कासन का अच्छा उदाहरण निम्न में से किस में देखा जा सकता है? तो समुद्री वातावरण में शार्क और रे, ये दोनों जो जंतु होते हैं, जीव होते, मछली होती है यह शार्क, तो इसमें रक्त से यूरिया के निष्कासन का यह एक अच्छा उदाहरण पेश करती है। नेक्स्ट है कोरोनरी धमनीय बीमारी से ग्रस्त मरीज में विभिन्न हृदयक धमनियों में रुकावट आ जाती है, इसे किससे दूर किया जा सकता है? तो इसे दूर करने के लिए एंजियोग्राफी की जाती है, आंसर हो जाएगा सी एंजियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 306 विखंडित जीन का सिद्धांत निम्नलिखित ने दिया था। विखंडित जीन का सिद्धांत जो है यह RJ रॉबर्ट्स और PS शार्प ने दिया था, RJ रॉबर्ट्स और PS शार्प।
वो बारबरा वाला जो था वो जंपिंग जीन था, यहाँ पे विखंडित जीन है। तो विखंडित जीन का सिद्धांत आरजे रॉबर्ट्स और पीएस शार्प ने दिया था। नेक्स्ट है नोरिन 10 निम्नलिखित है। नोरिन 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोरिन 10 जो होती है वह गेहूं की एक बौनी किस्म होती है, उच्च उत्पादकता देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 308, इनमें से भारत में कौन सी गेहूं जातियां उगाई जाती है? भारत में उगाई जाने वाली जो गेहूं की जातियां हैं वे एक तो एमर गेहूं है, एमर गेहूं, ब्रेड गेहूं और ड्यूरम गेहूं। ये चार तरह की, ये तीनों जो है या गेहूं की जातियां यह भारत के जलवायु के अनुकूल बनाई गई हैं और ये भारत में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है इड़गट अनाज का एक कवक रोग है, निम्न में से रोगजनक की परपोषी वरीयता का सही अनुक्रम क्या है? परपोषी वरीयता, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी राई। ठीक है, फिर जौ, फिर गेहूं और उसके बाद फिर जई। ठीक है, परपोषी वरीयता का सही अनुक्रम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 310, 19वीं शताब्दी में जिस गंभीर पादप रोग के कारण आयरिश लोग भयंकर भूखमरी के शिकार हुए और लाखों लोगों की जानें गई, वह रोग था, वह रोग कौन सा था? वह रोग आलू में एक भयानक किस्म की बीमारी लग गई थी, जिसकी वजह से आलू को खाने से बहुत ही लोगों की जान गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आलू की पछेती अंगमारी। यह बीमारी का नाम था, जिसे इंग्लिश में लेट ब्लाइट कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित प्रकार के गेहूं की खेती की जाती है। भारत में गेहूं की कौन सी किस्म की खेती की जाती है? आंसर हो जाएगा बसंतकालीन गेहूं, बसंतकालीन गेहूं। ठीक है, शरदकालीन नहीं होगा, ग्रीष्मकालीन भी नहीं होगा, शीतकालीन भी नहीं होगा, बसंतकालीन गेहूं। ठीक है, यानी कि सिर्फ 2। नेक्स्ट है 312, कुछ वर्षों से गेहूं की त्रिगुणित बौनी किस्मों को विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि उर्वरकों की अधिक मात्रा का प्रयोग करने से ना तो वे गिरती हैं और उपज भी अच्छी होती है। इससे इनमें से कौन सी ऐसी किस्में हैं? तो इनमें से गेहूं की वैसी किस्में कौन सी हैं? वे हो जाएंगी, एक तो शेरा है और दूसरी हीरा है। ठीक है, ये उर्वरकों की अधिक मात्रा का प्रयोग करने से भी गिरती नहीं है और उपज भी इनकी अच्छी होती है। शेरा और हीरा, यानी कि 2 और 3, तो आंसर है बी। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें, नीचे दिए गए संकेतों द्वारा सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ रोग है, एक तरफ फसल है, यानी कि कौन सा रोग किस तरह की फसल को लगता है? तो काला कीट यानी कि ब्लैक रस्ट, काला कीट ब्लैक रस्ट बीमारी लगती है गेहूं में। और तना विगलन जो है यह लगती है धान में। स्टेम रॉट धान की फसल में लग जाती है, जो कि तना को नुकसान पहुंचाती है और धान की फसलें गिर जाती हैं। और नेक्स्ट है श्वेत कीट यानी कि व्हाइट रस्ट, यह लगता है सरसों में। और अगेती अंगमारी, अर्ली ब्लाइट, अगेती अंगमारी और पछेती अंगमारी, ये दोनों ही आलू का है। अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, ये दोनों ही आलू की बीमारियां हैं। नेक्स्ट तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए का था 4, ए का 4 और बी का 1, सी का था सरसों और अगेती ये आलू, यानी कि ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, यानी कि 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन से रोग गेहूं को प्रभावित करते हैं? संकेतों द्वारा सही उत्तर का चयन करें। तो गेहूं को प्रभावित करने वाले रोग हैं, एक तो इड़गट है और ध्वजकंड यानी कि फ्लैग स्मट और करनाल बंट गेहूं की एक बहुत ही फेमस बीमारी है। यानी कि 1 3 और 4, देखते हैं किस ऑप्शन में है 1 3 4, तो ये बी में है, आंसर हो जाएगा बी 1 3 4। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और नीचे दिए गए संकेतों द्वारा सही उत्तर का चयन करें। कुछ कीट हैं
और एक तरफ फसल दिया गया है। कौन से कीट किस फसल में लगते हैं या किस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं यह देखना है। तो इसमें प्ररोह मक्खी यानी कि शूट फ्लाई लगती है इसमें ज्वार में शूट फ्लाई, और सैनिक शलभ यानी कि आर्मी वर्म लगता है गेहूं की फसल को, और ओर्निल लगता है यानी कि वूली एफिड जो है यह नुकसान पहुंचाता है सेब की पैदावार को, और श्वेत ग्रब जो है यह आलू को नुकसान पहुंचाता है। इस प्रकार से ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 यानी कि 4 1 2 3। तो आंसर हो जाएगा इसका ए में ही है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 316, इनमें से कौन सी फसल या फसलें अनावृत कंड यानी कि लूज स्मट रोग से प्रभावित होती हैं? सही उत्तर का संकेत द्वारा चयन करें। मतलब कि कौन सी फसल लूज स्मट रोग से प्रभावित होती है? तो इसमें आंसर हो जाएगा, एक तो जौ जो है यह लूज स्मट रोग से प्रभावित है और होती है, और गेहूं 1 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 317, इनमें से कौन से रोग गेहूं को प्रभावित नहीं करते? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए संकेतों से करें। तो कौन सा है गेहूं के रोग को प्रभावित नहीं करने वाला रोग है? तो इरगट तो है, यह गेहूं के को प्रभावित करता है, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा है। तो ये मृदु रोमिल मिल्ड्यू यह हो जाएगा एक, यह गेहूं को प्रभावित नहीं करता। और पछेती अंगमारी ये आलू की बीमारी है, तो ये गेहूं को की नहीं है। तो 2 और 4 ये बाली कोकल यह भी गेहूं की है, तो 2 और 4 हो जाएगा, 2 और 4 है सी में, आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 318, पिछली शताब्दी की सबसे भयंकर भूखमरी जिसमें 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और उस यूरोपीय देश से भारी तादाद में प्रवास हुआ, एक कवक रोग के कारण हुई थी यह बीमारी। इनमें से कौन सी फसल इस रोग से प्रभावित हुई? तो यह फसल थी आलू की बीमारी, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी आलू। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी फसल अगेती अंगमारी यानी कि अर्ली ब्लाइट से प्रभावित होती है? इसका भी आंसर हो जाएगा आलू। अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट ये दोनों बीमारियां आलू की है। आदमी द्वारा बनाए गए अनाज यानी कि ट्रिटिकेल का उत्पाद निम्नलिखित से हुआ। आदमी ने जो अनाज बनाया यानी कि मानव निर्मित अनाज जो है यह किसका संकरण कर सकते हैं? तो ये किससे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा अंतरावंशीय संकरण यानी कि इंटरजेनेरिक संकरण है ये, तो आंसर हो जाएगा सी। और यह किससे मिलाकर के बनाया गया है? राई और गेहूं से। तो ट्रिटिकेल जो है राई और गेहूं का मिश्रित रूप है। तो समाप्त करते हैं इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।